बच्चों, आज अपन थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर में जो अपना पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा है और विचारक हैं, उसमें अपन अरस्तु के साथ आगे बढ़ रहे थे। अरस्तु के विचारों के बारे में पढ़ रहे थे और अरस्तु के विचार के बारे में अपन जो है वो दासता के बारे में उसके विचार अपन शुरू कर चुके थे जानना कि दास क्या है अरस्तु के अनुसार, और दास के प्रकार क्या है, दासता का अर्थ क्या है। अब जो है जैसे कि मैंने बताया था कि दासता दो प्रकार की दासता का उल्लेख करता है, एक प्राकृतिक एक वैधानिक या कानून। अब दासता का औचित्य क्या है, मतलब दास प्रथा को उचित क्यों ठहराता है अरस्तु, और इसको अपन देखेंगे। और फिर आज इस टॉपिक को दासता को समाप्त भी करेंगे अपन समझ के। दासता का जो औचित्य अरस्तु कहता है वो सबसे पहला है कि दासता प्रकृति का नियम है। ये प्राकृतिक है, प्रकृति का नियम है। यह सर्वत्र दिखाई देता है कि एक श्रेष्ठतर जो है वो निम्नतर पर को अपने अधीन करता है, अपने पराधीन रखता है। और वो इसलिए एक नियम है। फिर दासता स्वामी के लिए उपयोग होता है, यानी कि दासता जो है वो शासक स्वामी के लिए उपयोगी होता है। अन्य कार्य को करने के लिए, राष्ट्र देश के कार्य करने के लिए दासता दास के लिए भी लाभप्रद होता है, क्योंकि वो उसमें वो अपने उसके जीवन का कल्याण उसमें संभव है, वह उसमें अपने विकास कर सकता है। दासता नैतिक दृष्टि से भी उचित है अरस्तु के अनुसार, क्योंकि जो दास जो निम्न बुद्धि वाले होते हैं वो उत्तम बुद्धि वालों के संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि दास कार्य करते हैं और अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं, राष्ट्र व्यवस्था की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, और इत्यादि इत्यादि। ये जो है ना, ये उचित ठहराता है अरस्तु इन कारणों से। अब लेकिन इतना उचित ठहराने के बाद भी अरस्तु कहता है कि दासों के प्रति मानवीय व्यवहार होना चाहिए, और उनके क्रय विक्रय की मनाही करता है। यानी जैसे कई देशों में, जैसे अभी कई सारे इस्लामिक देशों में भी, अफ्रीकन देशों में भी दासों के, और यहाँ तक कि औपनिवेशिक कालखंड में भी दासों के क्रय विक्रय की व्यवस्था की एक वस्तु की भांति। अरस्तु उसका समर्थन नहीं करता। वो कहता है कि दासों की संख्या में धीरे धीरे कमी की जाए, स्वामी और दास एक दूसरे के सहयोगी हों और सहायक बने, है ना। वो सहयोगी हों और सहायक बने, क्योंकि हमेशा अगर श्रेष्ठता और निम्नता का व्यवहार किया जाए तो तनाव बढ़ता है, और फिर वो ना तो राज्य के लिए उपयोगी होता है, ना ही दास और स्वामी के लिए। इसलिए दास और स्वामी एक दूसरे के सहयोगी हों, सहायक बने। दासों को उनकी क्षमता के विपरीत कार्य करने को बाध्य नहीं किया जाए, यानी जो उनकी क्वालिटी है, जो उनके गुण है, प्राकृतिक गुण है, उसके अनुसार ही कार्य लिए जाए, है ना। अब जो कृषि कार्य नहीं कर सकता, जबरदस्ती कृषि कार्य कराए तो कृषि बाधित होगा, कृषि कार्य और संपूर्ण उत्पादन की प्रक्रिया बाधित होगी। इसलिए विपरीत कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। दासों को श्रेष्ठ सेवा के बदले उन्हें रिहा करने का वचन स्वामियों को अपने दासों को दिया जाना चाहिए, यानी कि रिहा करने का, दासता से मुक्ति का भी आश्वासन, रास्ता अरस्तु देता है कि अगर वो श्रेष्ठ कार्य करें तो धीरे धीरे उन्हें दासता से मुक्त किया जाए। फिर एक और बहुत अहम बात है कि दासों की संतान यदि गुणवान हो तो उसे दास नहीं बनाया जाना चाहिए। दास जो है वो निरंतरता में नहीं है, दास बंधुआ मजदूरी नहीं है कुल मिलाकर अरस्तु के अनुसार, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य करते रहते हैं दासता का। वो अरस्तु कहता है कि यदि दास अपने श्रेष्ठ गुणों को साबित करता है तो उसे रिहा करना चाहिए, और यदि दासों की संतानें यदि गुणवान हो, श्रेष्ठ गुणवान हो, तो उन्हें भी जो है दास नहीं बनाना चाहिए। फिर इसी प्रकार स्वामी को दासों के साथ अमानवीय, अत्याचार पूर्ण या क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। दास प्रथा का उल्लेख होते ही अपने जहन में, अपने दिमाग में एक बात आती है कि अमानवीयता और क्रूर व्यवहार, जैसा कि हम पिछले कई वर्षों से ISIS के इलाके में देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने यजीदी लोगों को दास बनाया सीरिया और इराक में, और उनके साथ मानवीय क्रूर व्यवहार किया, पिंजरे में कैद कर दिया और उनका कत्ल किया इत्यादि, बहुत बुरी तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार किया। तो इस तरह की बात जो है वो अरस्तु की दास प्रथा में नहीं है। वो कहता है कि उनसे बड़ा ही रीजनेबल, अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए, अत्याचार व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर एक और चीज, स्वामी को अपने दासों की भौतिक और शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि वो भी मानव है,
कोई मनुष्य है उसको भी मनुष्य के रूप में विकसित होने का अधिकार है। तो उसके सारी जो सुख सुविधा है, शारीरिक भौतिक आवश्यकताएं हैं मूलभूत, वो उनकी पूर्ति करे। फिर स्वामी को अपने मृत्यु के समय दासों को मुक्त कर देना चाहिए, ये बड़ा अहम है। स्वामी को अपने मृत्यु के समय जो उसके अधीन दास हैं उनको मुक्त कर देना चाहिए। अब ये सारी चीजें जो दास प्रथा के बारे में है, वो निश्चित रूप से अरस्तु को दास प्रथा का एक अलग प्रतिपादक बनाता है। दास प्रथा, जैसा मैंने कहा कि दास शब्द का उल्लेख होते ही अपने को मन में लगता है कि ऐसी सामंती व्यवस्था जिसके अंदर मानव को पशुओं की भांति ट्रीट किया जाता है। अरस्तु इन चीजों में विश्वास नहीं करता, यहाँ तक कि वो तो दासता से मुक्ति देने का रास्ता भी खोलता है और साथ में वो जो है वो उन्हें दासों को श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने पर उनकी संतानों को भी दासता से मुक्त करने की बात करता है और मृत्यु के समय दासता से दासों को मुक्त करने की बात करता है। तो ये सारे विचार अरस्तु के दास प्रथा के संबंध में। दास प्रथा का अरस्तु का जो प्रतिपादन है, उसका कई आधारों पर उसकी आलोचना भी होती है, उसका खंडन भी किया जाता है। देखिए, अपने सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में हर प्रश्न की एक छोटी आलोचना लिखनी चाहिए, है ना, क्योंकि कोई सामाजिक विज्ञान में कोई अंतिम सत्य नहीं होता, ये विश्लेषण है। हर विचारक के विचार अलग अलग हैं, मत अलग अलग है, इसलिए हर मत की एक आलोचना है, हर विचार की एक आलोचना है, हर विचारक की एक आलोचना है। और यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक विश्लेषण होना चाहिए कि कोई भी विचार एक अंतिम सत्य के रूप में स्थापित नहीं होना चाहिए, इसलिए हर विचार की आलोचना है। अरस्तु के भी दासता के विचार की आलोचना की जाती है। नंबर 1, शारीरिक और मानसिक रचना का भेद निराधार। अरस्तु कहता है कि स्वामियों की भौतिक क्षमता और सेवकों की शारीरिक क्षमता ही उन्हें स्वामी और सेवक बनाती है। इस भेद का कोई जीव वैज्ञानिक आधार संभवतः नहीं है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां शारीरिक शक्ति के आधार पर शासक बने हैं, है ना। और यहाँ ही नहीं, ऐसा ही नहीं कि जो शारीरिक क्षमता दासों के को कार्य करने के लिए, उत्पादन करने के लिए एक मापदंड माना जाता है। कई बार तो ये दास वो अपने शारीरिक क्षमता के आधार पर शासक भी बन गए हैं। हम कई कुख्यात लोगों को भी जानते हैं। भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था या कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐसे लोग थे। फिर दूसरा, दासता का विचार समाज के विभाजन के लिए उत्तरदायी है। अब दास और मालिक, दास और स्वामी, ये जब दो वर्गों में विभाजित करेंगे तो एक प्रकार से समाज विखंडित होता है, ये आलोचना की जाती है। और इसलिए अरस्तु का दासता का सिद्धांत अशांति का जन्मदाता है। हम जानते हैं के प्राचीन रोम में, जो यूनानी काल के बहुत ज्यादा दिन बाद नहीं हुआ, प्राचीन रोम में दास प्रथा अपने बहुत ही कुत्सित कुख्यात स्तर पर था, जहां दासों को पशुओं के समान जिसका व्यवहार किया जाता था। और यही कारण है कि कई हिस्सों में रोमन साम्राज्य के कई हिस्सों में इन दासों का विद्रोह भी हुआ, जो अंततः समाज को विखंडित और उस साम्राज्य राज्य के विखंडन का भी कारण बना। अशांति पैदा हुई, शांति उत्पन्न हुई, शासन व्यवस्था बाधित हुई। तो ये आलोचना होती है कि ये समाज और राज्य के विभाजन का उत्तरदायी है। फिर ये परस्पर विरोधाभासी भी है कि एक तरफ तो अरस्तु दासों में बौद्धिक और नैतिकता के गुणों के अभाव की बात करते हैं, और फिर दूसरी ओर उनके नागरिक बन जाने की या उनके दासता से मुक्ति का भी रास्ता बताता है। तो ये थोड़ा सा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टी है और इसलिए अरस्तु की आलोचना की जाती है। दासों के साथ मित्रवत व्यवहार, अरस्तु एक तरफ स्वामी और दास की बात करता है, दूसरी ओर मित्रतापूर्ण संबंधों की बात करता है। ऐसे में विसंगति यह है कि उनमें मित्रता के लिए समानता पाई जानी चाहिए। मित्र हमेशा समान गुणों के आधार पर ही मित्रता की जाती है, और खुद अरस्तु के अनुसार दासों और स्वामियों में वो समान गुण नहीं है। फिर शासक और शासित का विचार, अरस्तु जब कुछ व्यक्तियों को शासित होने के लिए ही पैदा होना बताता है, तो वह उन्हें मूल मानव अधिकारों से वंचित कर देता है, जो संभवतः लोकतांत्रिक रूप से अनुचित है। दासता को औचित्य सिद्ध करने के लिए अरस्तु दासों को पशु जगत के समक्ष रखने का भी कार्य करता है, कुल मिलाकर, जो न तो प्रामाणिक है न ही उचित है। फिर सदाचार की भावना ढूंढना जो है वो भी मुश्किल है। अरस्तु दास प्रथा में भी सदाचार की भावना
ढूंढता है, सदाचार के आधार पर इसको उचित ठहराता है, जो कि सही बात नहीं है। और ये मानव शोषण की एक संस्था है दास प्रथा। मानवीय मनोविज्ञान के प्रतिकूल है ना। राज्य में स्त्रियों, वृद्धों और बालकों को एक बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित कर देता है, और यह भी सही नहीं है, यह अलोकतांत्रिक भी है। तो इस प्रकार, और अवैज्ञानिक तो है ही। कहते हैं कि मनुष्य तो एक समान है, इसलिए ये वैज्ञानिक है। कुछ लोग दासता के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग स्वामी बनने के लिए पैदा होते हैं। इस प्रकार इस आधार पर अरस्तु के दास प्रथा की, दासता के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। दासता के प्रश्न को आप जरूर तैयार करें, क्योंकि एक प्रश्न इससे संभावना है। अगला जो टॉपिक होगा अपना, वो है अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत, क्रांति, है ना। और इसके बाद हम अरस्तु के उस आदर्श राज्य की भी चर्चा करेंगे, और फिर हम अगले विचारक के ऊपर बढ़ेंगे।